Okay. So, good morning, students. Now we shall continue our subject, that is civics, and the chapter we were covering was the political parties. And in that chapter, we shall next continue today our chapter, that is challenges to the democracies. Is that clear? So please check out page number 83. In the previous topics, we had already discussed that what are political parties, what are national political parties, what are state political parties. Okay, and now today we shall start our next topic, that is on page number 83, challenges to the democracies. Please take out page number 83 in your textbooks. Challenges to democracies. Now देखो बच्चों, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इस टॉपिक के ना नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे. Challenges to the democracies. If your country is a democracy, then what are the challenges being faced by your country? That will be discussed in this topic. Why your country is a democracy? देखो इसमें दो टॉपिक्स हैं. पहला है challenges, दूसरा है to the democracies. दैट मीन्स इन दिस टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक इंडिया, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑल दीज आर डेमोक्रेसीज. तो व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय दीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन देयर ओन कंट्री, इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक, चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया. इज दैट क्लियर? तो पहला now the first point in this topic is number 1, lack of internal democracy. Please write down very important topic, very important point, lack of internal democracy. First point, देखो बेटा, lack of internal democracy का मतलब क्या है? That your country is a democracy. आपके कंट्री में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, बट द पोलिटिकल पार्टी दैट इज रूलिंग योर कंट्री डज नॉट हैव इंटरनल डेमोक्रेसी. एक क्वेश्चन लिखो जरा, राइट द क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंटरनल डेमोक्रेसी? क्वेश्चन लिखो पहले जरा. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंटरनल डेमोक्रेसी? देखो बेटा, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या वर्ड है? इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब पता क्या है? कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसके अंदर जितनी भी इसकी लीडरशिप है वो इलेक्शन से चुनकर नहीं आ रही है, वो खुद ही जिसको मर्जी अपनी मर्जी से उठ बिठा देते हैं. जैसे मैं यहां पे ना एग्जांपल लेता हूं कांग्रेस का. आई टेक द एग्जांपल ऑफ कांग्रेस. अब कांग्रेस में ना पिछले 50 ईयर से आप लोग देखो, सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के लीडर कौन थे? कांग्रेस के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड ही वाज द हेड ऑफ कांग्रेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के आजाद होने के बाद. इनके बाद कौन बना इनका कांग्रेस हेड? कौन बना? मिसेस इंदिरा गांधी. ठीक है, शी वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर नेहरू. अच्छा, इंदिरा गांधी के बाद इनका हेड कौन बना? संजय गांधी. ठीक है, ही वाज द सन ऑफ इंदिरा गांधी. संजय गांधी के मरने के बाद फिर से कौन बना हेड इसका, कांग्रेस का? राजीव गांधी. ही वॉज अगेन द सन ऑफ इंदिरा गांधी. राजीव गांधी के डेथ के बाद इनके हेड कौन बना? सोनिया गांधी. ठीक है जी, सोनिया गांधी. शी वॉज द वाइफ ऑफ राजीव गांधी. सोनिया गांधी के बाद, रिटायरमेंट के बाद इसका हेड कौन बना? राहुल गांधी. अब आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे, इस पार्टी में सारे नेहरू गांधी फैमिली से आ रहे हैं. पहले मिस्टर नेहरू, जो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनका बेटा संजय गांधी का भाई राजीव गांधी की वाइफ सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी. अब आप देख सकते हो सारे एक ही फैमिली से आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस इज अ वेरी लार्ज पार्टी एंड द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. लेकिन इसमें क्या है? इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं. दिस इज इंटरनल डेमोक्रेसी. क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए और उसमें भी सभी जितने भी आपके पार्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वोट देकर किसी हेड को चुने और फिर वो हेड पार्टी को लीड करे. जैसे बीजेपी में है, कांग्रेस में, इसमें हर 2 या 3 साल बाद इलेक्शन होता है. ठीक है, उसके बाद जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी का हेड बनता है. जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 इयर्स पहले बीजेपी के जो हेड थे वो थे मिस्टर नितिन गडकरी.
ठीक है, मिस्टर नितिन गडकरी। तो सभी बीजेपी वालों लोगों ने ने उनको इलेक्शन में वोट दिया था, तब मिस्टर गडकरी को पार्टी का हेड बनाया गया। उसके बाद कुछ साल बाद हेड बने मिस्टर अमित शाह। वो भी कैसे बने? पार्टी के सारे लोगों ने इलेक्शन में वोट डाल के इनको अपनी पार्टी का हेड चुना। अब फिर से मिस्टर अमित शाह इज द हेड ऑफ द पार्टी। तो मतलब कि पार्टी के अंदर भी इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पार्टी के अंदर ये नहीं कि आज मैं हूं कल को उसका, आज मैं हूं तो कल को मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे नहीं चलना चाहिए। इसको बोलते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपकी पार्टी में सभी को मौका मिलना चाहिए आपकी पार्टी का हेड बनने का, और वो होना कैसे चाहिए? थ्रू इलेक्शंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, पहले कोई एक आदमी, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा, फिर उसका भाई, फिर उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी वाइफ, ऐसे एक ही फैमिली चलती जाए, तो उससे क्या होता है? इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो देयर शुड बी इंटरनल डेमोक्रेसी इन योर पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो। और हमारे देश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की यही प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये अकेले कांग्रेस की बात नहीं है, ये तो अकेले कांग्रेस का केस मैंने यहां देख लिया। आप शिरोमणि अकाली दल का केस देख लो, उसमें भी पहले कौन थे? मिस्टर प्रकाश सिंह बादल। अब प्रकाश सिंह बादल के बाद उनका हेड कौन बना? उनका बेटा सुखबीर बादल। कल को सुखबीर बादल के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो इससे क्या हो रहा है? पार्टीज के अंदर ना इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। एक ही परिवार के लोग अपनी पार्टी को अपने घर की पार्टी बना के रख लेते हैं, बाकी लोगों को आगे आने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस्ड इन टूडेज डेमोक्रेसीज। आज की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी ज्यादातर में खत्म होती जा रही है। कुछ एक पार्टीज में बची हुई है अभी भी, लेकिन कई सारी पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। लगातार एक ही परिवार के लोग रूल करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। एंड दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज बीइंग फेस्ड बाय द टुडेज डेमोक्रेसीज अक्रॉस द ग्लोब। कुछ कंट्रीज को नहीं फेस करनी पड़ रही, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज को फेस करनी पड़ रही। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट नंबर टू। हाँ, नंबर 2 लिखो बच्चों, मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, this is again a very big challenge being faced by the today's democracies. Money and muscle power. आज की डेट में क्या हो रहा है? The parties, लिखना तो लिख लो, the parties that have more money and muscle power, have more chances to win the elections. ठीक है? And why they have more chances? Because to win the elections, because due to money, these parties can afford a lot of resources and equipment, due to which they become more powerful than the other smaller parties. तो इसी वजह से दिस इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज बीइंग फेस्ड बाय द टुडेज डेमोक्रेसीज, मनी एंड मसल पावर. Is that clear? Next, number 3. I think you have written this now. Number 3, dynastic succession. This is again a very big challenge. अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा ना, we had read the first point, उसी से जुड़ा हुआ है डायनेस्टिक चैलेंज. What is the question? लिख लो, what is meant by the term
डायनेस्टिक सक्सेशन. व्हाट इज meant by the term डायनेस्टिक सक्सेशन? देखो बेटा, डायनेस्टिक सक्सेशन वही होता है जो अभी आपको मैंने बताया कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उसका भाई, फिर उसकी वाइफ, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे. तो दिस इज नोन एज डायनेस्टिक सक्सेशन. कि एक ही डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? एक ही वंश के लोग, एक ही डायनेस्टी के लोग. डायनेस्टी मीन्स वंश, एक ही वंश के लोग. तो अगर एक ही वंश के लोग, एक ही डायनेस्टी के लोग चुनी जाएंगे बारी बारी, एक ही पार्टी के लोग, एक ही लोग चुन के आई जाएंगे, तो उससे क्या होता है? पार्टी ना, किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है, किसी एक ही परिवार के, किसी एक ही फैमिली के घर की पार्टी बन के रह जाती. जैसे आज के टाइम में कांग्रेस आज जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो एक ही घर के लोगों की पार्टी बन के रह गई है. दैट इज द नेहरू गांधी फैमिली. उसमें नेहरू गांधी के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता. अब राहुल गांधी है, फिर उनसे पहले सोनिया गांधी थी, उनसे पहले कोई और गांधी. तो मतलब एक ही पार्टी घर के लोग चले जा रहे. तो दैट इज नोन एज डायनेस्टिक सक्सेशन. कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक ही पार्टी के घर की पार्टी बन के रह जाए, ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि उस पार्टी में डायनेस्टिक सक्सेशन है. एक ही वंश के लोग बारी बारी आई जा रहे, किसी और को आगे का आने का मौका ही नहीं मिल रहा. तो दैट इज ऑल्सो, दिस डायनेस्टिक सक्सेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज टू द डेमोक्रेसी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 4. lack of meaningful choice. lack of meaningful choice. आज के टाइम में क्या हो रहा है बच्चों कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ना ज्यादातर एक जैसी पॉलिसीज हैं. जो पॉलिसीज इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसीज कांग्रेस की हैं, वैसी इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसीज बीजेपी की भी. और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के देश में, दुनिया में भी, जिसमें एक जैसी चॉइस है लोगों के पास. एक ही जैसी पार्टीज जो है, उनकी सबकी एक ही जैसी पॉलिसीज हैं. तो ड्यू टू सेम पॉलिसीज पीपल हैव वेरी लेस चॉइस. ठीक है, यू कैन राइट ऑल्सो टुडेज पॉलिटिकल पार्टीज. अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, तो लिख लो टुडेज पॉलिटिकल पार्टीज mostly have similar type of policies and leadership. So due to this reason, comma, the common people, लिख लो आगे. Due to this reason, the common people have very less choice. The common people have very less meaningful choice. The common people have very less meaningful choice to select the rightful persons, and parties, in the elections. To select the rightful persons and parties in the elections. ठीक है ना? तो this means that today's modern world has lack of meaningful choice. सभी पार्टीज की एक ही जैसी पॉलिसीज हैं, उनके लीडर लोग भी एक ही जैसे हैं. उसका भी नेता करप्ट है, उसका नेता भी करप्ट है, उसकी भी वही पॉलिसीज है, उसकी भी वही पॉलिसीज है. तो लोगों के पास ना ज्यादा चॉइस नहीं है कि हम उसको चुने या उसको चुने, क्योंकि सभी तो एक जैसे हैं. तो जब एक ही जैसे सब लोग होंगे तो लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होगी, जिससे क्या होगा, लोगों को एक ही जैसे लोगों को बारी बारी चुनना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज faced by today's democracies, that is lack of meaningful choice. Is that clear, students? Next. ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स दिए आपके बुक में. ठीक है जी. सो दीज वर द challenges to the democracy. Write the question please. Question लिख लो. What is meant by the term? नहीं, ऐसे लिखो. What are the challenges being faced by the modern democracies? What are the challenges being faced by the modern democracies in the present world? Write any 5 points. ठीक है, 5th पॉइंट लिख लो इसका. Write any 5 points. ये आपकी बुक में नहीं दिया वो. This is not given in your textbook, but we will write it. Write any 5 points. Number 5. ये बिल्कुल कॉमन सा पॉइंट है. यू कैन राइट इन एनी ऑफ द आंसर्स. चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. करप्शन इन पॉलिटिकल पार्टीज. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन पॉइंट, क्योंकि सभी पार्टीज में आपको देखने को मिलता है करप्शन इन पॉलिटिकल पार्टीज. बिल्कुल सिंपल सा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट.
आज की डेट में यू कैन सी इन एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने बारे में ये नहीं कह सकती कि हम लोग 100% साफ सुथरे हैं, वी आर 100% करप्शन फ्री। ऊपर से भले ही कहती रहे, लेकिन अंदर से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि वी आर टोटली करप्शन फ्री। हर जगह हर पार्टी में करप्शन है। So that is why this is very important. This is very important point and very important challenge being faced by the modern democracies. वो क्या कि हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज नियर अबाउट जितनी भी हैं, सब में करप्शन अंदर तक घुस चुका, और जब करप्शन ज्यादा हो चुका है तो दैट अगेन विल पोज अ चैलेंज टू द डेमोक्रेसी। Is that clear? So this is a very important point and very common point among the challenges to the democracies across the globe. पूरी दुनिया में है। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, दैट इज ऑन योर पेज नंबर 85. Underline the question. How can parties be reformed? Please underline the question. Page number 85. How can the parties be reformed? चलो, अब पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाए, पार्टीज में सुधार कैसे किया जाए। देखो प्यारे बच्चों, इसका आंसर पता क्या है? जो अभी आपने चैलेंजेस किए ना 5, इसका उल्टा। चैलेंजेस क्या है? अपने आप में एक तरह से प्रॉब्लम्स। चैलेंजेस को आप दूसरे शब्दों में प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स टू द डेमोक्रेसी। और प्रॉब्लम्स क्या है? जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका उल्टा। समझ लगे चीज? जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी, मतलब कि हमने क्वेश्चन पढ़ा प्रॉब्लम्स टू द डेमोक्रेसी। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, उसके हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ कैन द पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? लिख लो जरा, और करके लिखो, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। ठीक है, आगे लिखो और करके, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस to the what are the solutions to the challenges to democracies, what are the solutions to the challenges to democracies। ये जो आपने चैलेंजेस पढ़े, 5 चैलेंजेस पढ़े, इसका सोल्यूशन क्या? तो सोल्यूशन क्या होगा? इसका उल्टा। जो प्रॉब्लम है उसका उल्टा सोल्यूशन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन टू द challenges। Solution to the challenges to democracies। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज हाउ कैन द पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। पार्टियों में सुधार कैसे किया जाए, मतलब इनका चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या किया जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपने देखो, आपने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? आपने द फर्स्ट पॉइंट यू हैव रेड वाज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यही पढ़ा था। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। वेरी सिंपल, द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पहला उसमें आपने पॉइंट क्या पढ़ा था कि हमारे को प्रॉब्लम हमारी डेमोक्रेसी में क्या है कि देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। आपके कंट्री में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि मींस द पॉलिटिकल पार्टीज शुड इलेक्ट देयर लीडर्स बाय elections and through common vote of the party members कि आपकी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वोट डाल के इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर को चुने। ये नहीं कि कल मैं हूं तो फिर बाद में मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये सब नहीं होना चाहिए। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो इलेक्शन के थ्रू कॉमन वोट डाल के अपने लीडर्स को चुने। ठीक है ना? द पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पार्टीज है, द पॉलिटिकल पार्टीज, तो ठीक है ना? तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपने लीडर्स को इलेक्शन करवा के पार्टी मेंबर्स के वोट के जरिए चुने। ये नहीं कि आज मैं तो फिर मेरा बेटा, ये सब नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? यानी कि आपकी जो पहली प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन क्या निकला? उसका उल्टा। प्रॉब्लम थी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, तो सोल्यूशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट नंबर 2 हमने प्रॉब्लम क्या पढ़ी थी? अभी देखो जरा हमने क्या पढ़ी थी। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था द मनी एंड मसल पावर, यही पढ़ी थी प्रॉब्लम। ठीक है, तो नंबर 2 क्या आएगा?
control over the money and muscle power of the political parties. ये ठीक है ना। तो कंट्रोल ओवर द मनी एंड मसल पावर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके पास जितनी भी मनी है, जितनी भी मनी पावर है और जितनी भी ये मसल पावर है ना, इस सब के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी, लिखना तो लिख लो, देयर शुड बी द चेक ऑन द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। बच्चे पूछेंगे सर मसल पावर क्या होती है? मसल पावर ऐसा होता है बच्चों कि किसी पार्टी में ना दम कितना, मतलब कि एक तो पैसा कितना पार्टी के पास, दूसरा उस पार्टी में जो लीडरशिप है वो कितनी स्ट्रांग है, उसके जो उस पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो कितने स्ट्रांग है, वो कितना इफेक्टिवली अपनी पार्टी का प्रचार कर पाते हैं, कितना स्ट्रांगली अपनी पार्टी का प्रचार कर पाते हैं। दैट इज नोन एज मसल पावर। ठीक है ना। तो पार्टी की जो मनी मैटर्स हैं और पार्टी की जो इस तरह की मसल पावर्स होती हैं, इन सब के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इन सब के ऊपर चेक होना चाहिए। किसका चेक होना चाहिए? बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देयर शुड बी द चेक ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कि पार्टी से जितनी मनी पावर है, मसल पावर है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए, चेक होना चाहिए, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा मनी का यूज ना कर सके और बहुत ज्यादा मसल पावर का यूज ना कर सके दूसरी पार्टीज को दबाने के लिए। वरना इससे होगा क्या कि जो बड़ी पार्टीज हैं, दीज पार्टीज विल डेफिनेटली विन द इलेक्शंस बिकॉज दे हैव मोर मनी एंड दे हैव मोर मसल पावर एंड देयर विल नॉट बी एनी चांस फॉर द स्मॉलर पार्टीज टू विन इन द इलेक्शंस because they don't have so much money and they don't have so much muscle power. So there should be the check of Election Commission of India on the use of this money power and muscle power of these political parties, so that other smaller parties can also get the chance to win the election, to contest the election and to win the elections. Is that clear, bachcho? Next, number 3. ओके, नंबर 3 हमने बच्चों को पढ़ा था डायनेस्टिक सक्सेशन। प्रॉब्लम्स हमने वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डायनेस्टिक सक्सेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इसका उल्टा, देयर शुड नॉट बी डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है ना। आंसर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो डायनेस्टिक सक्सेशन। ये मतलब कि जो प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन उसका उल्टा। जितना आपने हमेशा एग्जाम में क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम्स को याद कर लेना, 5-6 प्रॉब्लम्स को याद कर लेना, सॉल्यूशन करना है तो उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट, दैट इज द सॉल्यूशन। तो नो डायनेस्टिक सक्सेशन। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इन द political parties. ठीक है। Therefore, इधर लिखो rather every candidate of the party should get chance to become the leader of the party. ठीक है ना। तो मतलब कि देयर शुड बी इलेक्शंस इन द पार्टी, देयर शुड बी इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टी एंड दैट्स व्हाई एवरी कैंडिडेट ऑफ द पार्टी शुड गेट द चांस टू बिकम द लीडर ऑफ द पार्टी। ये नहीं कि आज मैं हूं, कल को मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। देयर शुड नॉट बी एनी डायनेस्टिक सक्सेशन इन द पार्टी। एक ही डायनेस्टी के लोग, एक ही वंश के लोग नहीं बारी बारी आने चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को मौका मिलना चाहिए पार्टी की लीडरशिप को संभालने का। और वो होना कैसे चाहिए? थ्रू इलेक्शंस। जिसको इलेक्शन में ज्यादा वोट मिले वही पार्टी का लीडर बनेगा।
ठीक है ना, जिसको पार्टी के और पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तो अपने आप ही वहां पर जिस भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होगी वहां पर अपने आप ही डायनेस्टिक सक्सेशन खत्म हो जाए। समझ लगी बात? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 बच्चों हमने पढ़ा था नो मीनिंगफुल चॉइस, प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ा था नो मीनिंगफुल चॉइस। तो नंबर 4 क्या आ जाएगा? मीनिंगफुल चॉइस। सिंपल, वेरी सिंपल, मीनिंगफुल चॉइस ऐसे लिख लो, शुड बी देयर। लो जी, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स में वी हैड स्टडीड दैट देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पीपल। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? देयर शुड बी मीनिंगफुल चॉइस फॉर द पीपल फॉर द पीपल in front of the parties that are going for the elections to the people। ठीक है, तो लोगों को बस मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। Suppose there are 5 political parties standing from my area in the elections, so I must have meaningful choice among these parties। ये नहीं कि सारी पार्टीज एक जैसी हैं, उसके लीडर भी करप्ट हैं या उसके लीडर भी एक जैसी हैं, उसकी भी वही पॉलिसीज है, उसकी भी वही पॉलिसी, उसकी भी वही पॉलिसीज है। अगर ऐसा होगा तो आई विल नॉट हैव एनी मीनिंग, आई एज ए वोटर डोंट हैव एनी मीनिंगफुल चॉइस। लेकिन अगर मेरी पार्टी के मेरे एरिया में से मान लो 5 पार्टीज लोगों इलेक्शन में खड़ी हैं और सभी पार्टीज की अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनकी कुछ पॉलिसीज मिलती हैं लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज अलग अलग भी हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे पास मीनिंगफुल, एज ए वोटर मेरे पास मीनिंगफुल चॉइस होगी कि मैं या उसको वोट दूं या उसको वोट दूं या उसको वोट दूं। आई विल हैव मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है ना, बिकॉज द पार्टीज स्टैंडिंग इन माई एरिया फॉर इलेक्शंस हैव separate policies and separate different types of leaderships। That is why the voter must have meaningful choice। वोटर के पास the voter must have meaningful choice। The voter must have meaningful choice out of the पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जितनी भी उसके एरिया में से। ठीक है जी। नंबर 5 हमने पढ़ा था करप्शन का। वो हमने पढ़ा था दैट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन अमंग नियर अबाउट ऑल द पार्टीज, ठीक है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? कंट्रोल ओवर करप्शन। करप्शन पर कंट्रोल होना चाहिए इन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। देयर शुड बी द कंट्रोल ऑफ ओवर करप्शन इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्टी या द पॉलिटिकल पार्टी which do any type of corruption, ऐसे लिखो, which do any type of corruption should be dismissed from contesting in elections। ठीक है ना। जो भी पार्टी करप्शन करती हुई पाई जाएगी उस पार्टी के सारी की सारी लीडरशिप को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से रोक देना चाहिए। तो देयर शुड बी कंट्रोल ओवर करप्शन। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन करती रहेंगी उससे प्रॉब्लम क्या होगी? आपकी पॉलिटिक्स करप्शन से भर जाएगी। लेकिन अगर इफ देयर विल बी कंट्रोल ओवर करप्शन एंड द पार्टीज हु डू corruption will be dismissed from contesting into elections, then there will definitely be control over the corruption। जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी करप्शन करते हुए पाई जाती है, धर्म के नाम पे वोट मांगते हुए, जाति के नाम पे वोट मांगते हुए, लोगों को रिश्वत देते हुए, लोगों को थ्रेटन करते हुए, कोई भी करप्शन करते हुए पाई जाती है, ऐसी पार्टी के सारे लीडर्स को डिसमिस कर देना चाहिए कि यू कांट कंटेस्ट इलेक्शंस। उससे क्या होगा? देयर विल डेफिनेटली बी कंट्रोल ओवर करप्शन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द solution of the challenges that are faced by the political parties in modern democracies। ठीक है ना। That means our topic that how the parties can be reformed is completed। Is that clear, students? So this was our today's topic. In today's topic, we have completed our whole chapter now. Firstly, we discussed in the whole chapter, we discussed about what are political parties. Then we discussed what are the national political parties, what are state political parties. Okay. Then we also studied what are the functions of political parties.
Also, we discussed today. We discussed what are the challenges to the political parties, and also we have discussed what are the solutions to these challenges of political parties. So, in this way, we have completed our chapter today. Our chapter, that is political parties, has been completed. In the next video, we shall discuss our next chapters. Okay, students. So, I think you have come to know about all these things now. Still, you have any doubts? You can send me your doubts. So, thank you so much, students.